हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। तो आज की क्लास है ना, उसमें अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ईंधन सेल। और अंतिम जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का विद्युत रसायन का वो होगा संसारण। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपसे एक चीज कहना चाहूंगा मैं कि आप वीडियो जो है उसको कंप्लीट देखिए, जिससे कि वीडियो में दी गई आपको पूरी जानकारी जो है प्राप्त हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और जो है कमेंट कीजिए। और अगर चैनल जो है उसके ऊपर पहली बार आ रहे हैं, वीडियो पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं। अपन टॉपिक जो अपने पास है ईंधन सेल। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि ईंधन का मतलब हुआ कि जिसके द्वारा अपन जो है वो किसी भी तरीके से शक्ति या विद्युत जो है वो क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो ईंधन सेल जो होते हैं वो एक प्रकार के गैल्वेनी सेल होते हैं। कौन से वाले? गैल्वेनी या विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। अगर इनकी परिभाषा पूछी जाए तो आप परिभाषा बोलेंगे वे गैल्वेनी सेल जो इन दोनों से प्राप्त दहन ऊर्जा, दहन का मतलब जलने से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो, ठीक है, ईंधन से प्राप्त दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उन सेलों को अपन बोलते हैं ईंधन सेल। वे गैल्वेनिक सेल जो ईंधन से प्राप्त दहन ऊर्जा को, मतलब किसी के जलने से प्राप्त दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उनको बोलते हैं ईंधन सेल। ये परिभाषा हो गई, आप परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा, आपसे अगर पूछा जाए कि ईंधन सेल जो है वो बनाने में प्रयुक्त किन्हीं दो पदार्थों के नाम लिखिए, तो आप आंसर देंगे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर और पूछते हैं आपसे तो आप बोलेंगे मेथेन। इसके अलावा और पूछते हैं तो आप आंसर देंगे मेथेनॉल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेथेन और मेथेनॉल, ये यौगिक जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं किसमें? ईंधन सेल बनाने में, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो ईंधन सेल होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ ईंधन सेल, जिसका अपन ने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है। इस सेल में अगर देखें अपन तो अलग अलग चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कब जो है वो कौन जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा। तो देखो, पहली चीज तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ईंधन सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जो उसका उपयोग ज्यादा क्यों किया जाता है, या ज्यादा उपयोगी मैं उसको क्यों बता रहा हूँ। इसका जो मेन रीजन है वो है कि सभी ईंधन सेलों से शक्ति तो मिलती है, विद्युत ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन इस ईंधन सेल से जो जलवाष्प बनेगी, जलवाष्प उसको संघनित करके, क्या करके? संघनित करके अंतरिक्ष यात्री जो है ना वो पेयजल के रूप में इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो विक्रिया है इसके अंदर H2O का निर्माण हो रहा है, और H2O जो है पहले गैस अवस्था में था, लेकिन इसको क्या कर लेते हैं? संघनित कर लेते हैं, और संघनित करके कौन सी अवस्था में बदल लेते हैं? द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में आने के बाद इसको पेयजल के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये इसका एडिशनल बेनिफिट है। बाकी सेल आप किससे बना सकते हो, इनमें से जिससे भी बनाओगे उससे शक्ति तो प्रदान होगी, मतलब ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उससे भी मिल जाएगी। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अंतरिक्ष यात्री, इसका मतलब ये हुआ कि इन सेलों की दक्षता सामान्य सेलों से बहुत अधिक होती है, और ये सेल प्रदूषण रहित होते हैं। क्या होते हैं? प्रदूषण रहित होते हैं, इसलिए इन सेलों का उपयोग सामान्य सेलों की अपेक्षा ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि ईंधन सेलों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला ज्यादा उपयोगी क्यों है, और सामान्य सेलों की तुलना में ईंधन सेल ज्यादा उपयोगी क्यों है। दक्षता अधिक होने के कारण 40 से 70% तक दक्षता इनकी अधिक होती है, और ये प्रदूषण रहित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब अपन इस कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जो किस प्रकार बना होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एनोड होता है, एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य, तीन चीजों का पता लगाना होता है। विद्युत रासायनिक सेलों में एनोड नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड में आता है, ये बता दिया था। ऐसे ही कैथोड जो है वो राइट साइड में आता है, पॉजिटिव होता है। बीच में जो अपन ने पदार्थ ले रखा है ये सांद्र NaOH जलीय है, या ऐसे बोल सकते हो सांद्र जलीय NaOH यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में? विद्युत अपघट्य के रूप में। अब देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो गैसें होती है, इसलिए इनके इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है बने हुए किसके हैं, तो इलेक्ट्रोड जो है ना वो यहाँ पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं प्लेटिनम के। तो प्लेटिनम और गोल्ड के, इसी चैप्टर में बताए थे मैंने आपको कि प्लेटिनम और गोल्ड के इलेक्ट्रोड लगाने पर वो क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अपनी सतह प्रदान करते हैं, जिससे कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करने के लिए अपन जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो मध्य भाग है उसके अंदर सांद्र जलीय NaOH को भर रखा है, और दोनों तरफ से शैलेंद्र छिद्रों के द्वारा, ये छिद्र है, इसके द्वारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इस विलयन के अंदर क्या करते हैं?
प्रवाहित कराया जाता है। फिर उसके बाद में सेल में जो है विक्रिया कौन सी होती है, तो ये तो आपको वैसे ही पता है कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो हमेशा क्या बनता है, जल बनता है। इसमें हमेशा ये रिएक्शन तो आपको पहले से ही पता है। इस रिएक्शन के लिए देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि जिसमें भी OH मतलब NaOH या KOH अगर विद्युत अपघट्य के रूप में काम में आते हैं तो पहली विक्रिया में OH माइनस एनोड पर OH माइनस का उपयोग होता है और कैथोड पर OH माइनस वापस प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो H2 दो होने चाहिए थे, दो यहाँ पर, इसलिए 2H2 लिखा हुआ है। तो 4H प्लस हो गए ये और 4 OH माइनस हो गए, तो 4H2O और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद में ये O2 एक ही चाहिए उनको, O2 यहाँ पर हो गया। फिर मैंने क्या बताया था, जितने OH यहाँ पे बनेंगे वो सब के सब OH यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर अपन क्या लिखना पड़ेगा 2H2O। एनोड पर त्यागे गए सभी इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे ग्रहण कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, OH माइनस से OH माइनस, H2O से H2O कैंसिल करोगे तो आपके पास ये पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपने पास ईंधन सेल। मैंने आपको ईंधन सेल की परिभाषा बता दी है, ईंधन सेल बनता किस चीज का है वो बता दिया है, ईंधन सेलों में कौन सा सेल ज्यादा उपयोगी होगा वो बता दिया, और ईंधन सेलों की सामान्य सेलों की तुलना में जो है उपयोगिता मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उसके बाद में ईंधन सेल का डायग्राम भी आया हुआ है और इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी एग्जाम में आ सकती है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, वो है संसारण। संसारण का मतलब क्या होता है सबसे पहले, तो संसारण का मतलब होता है कि धातुओं का वायु की उपस्थिति में या जो वायुमंडलीय कारक होते हैं, जैसे सामान्यतः वायु जो है ना उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। फिर अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन H+ के रूप में क्रियाशील होती है, नमी के अंदर उपस्थित होता है मतलब एक तरह से, या फिर CO2। धातुओं का वायुमंडलीय कारकों मतलब वायुमंडल में उपस्थित गैसें सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर स्वतः और धीमे वेग से ऑक्सीकरण होना, धीमे वेग से स्वतः ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है, संसारण कहलाता है। ये संसारण की परिभाषा हो गई। फिर अगर संसारण के उदाहरण पूछे आपसे, पहले पढ़ रखा आपने ये, पिछली क्लासों में भी 10th क्लास में भी था ये, इस तरीके से आपने पढ़ रखा है, इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी सा टॉपिक है। लोहे पर जंग लगना इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। इसी प्रकार जो चांदी होती है, चांदी उसके ऊपर सफेद रंग की परत चढ़ जाती है, सॉरी काले रंग की परत चढ़ जाती है, इसको ऐसे बोल सकते हैं चांदी का बदरंग होना। और जो पीतल की वस्तुएं होती है या तांबे की वस्तुएं होती है उनके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना, ये सब के सब उदाहरण है किसके, संसारण के। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया होती है। इस चीज को साबित करना होता है, तो इसके लिए देखो क्या करोगे आपको कहना क्या है कि जो लोहा या फिर लोहे की वस्तुएं जो होती हैं, लोहा या फिर लोहे की वस्तुएं जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन उसके साथ ऑक्सीकृत हो जाती है, मतलब रिएक्शन कर लेती है वो, और अगर नमी की उपस्थिति हुई तो उनके साथ नमी जुड़ जाएगी और नमी जुड़ने के बाद जो है वो उसके साथ जल जुड़ जाएगा और वो जंग के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ पर अपन किस तरीके से क्रिया होगी वो देख रहे हैं। तो एनोड पर जो है ना, एनोड पर क्या होगा कि जो आयरन था, आयरन उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो Fe किसमें से जाएगा, Fe2+ में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसको डबल क्यों किया इसका कारण बता रहा हूं मैं। एक Fe को देखो केवल आप, एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैथोड पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन नमी में उपस्थित H+ को, वायुमंडलीय ऑक्सीजन नमी में उपस्थित H+ को ग्रहण करके इसमें बदल जाएगी, जलवाष्प में बदल जाती है। यहाँ पर अपन को डिसाइड हो रहा है ये चीज कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेने हैं। एक H+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 H+ अपन लेते हैं यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2 H2 बनाने होते हैं, इसलिए H+ कितने चाहिए, 4। इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। पहले भी आपको बताया था कि आप केवल एनोड कैथोड की अभिक्रिया याद रखेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, जो बचा उसको आप लिख दो। तो देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, ये 3 चीज बची हुई है, तो ये 3 चीज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इधर जो है वो दोनों चीजें बची है तो इनको अपन ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या होगा, अभी Fe है ना किसके रूप में उपस्थित है, Fe2+ के रूप में, जबकि जंग का सूत्र जो होता है ना वो होता है Fe2O3.XH2O। सामान्यतः इस X की जगह पे 3 होता है, 3 जंग का सूत्र होता है ये। तो देखो यहाँ पर अभी तक जंग जो है बनी रही है, लेकिन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ, वायुमंडलीय अभिक्रिया का मतलब हुआ कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन ये दोनों जो है ना, ये दोनों बनने के बाद ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ इनकी अभिक्रिया होती है ना, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में। किसमें, फेरिक ऑक्साइड में।
और यहाँ पर क्या बच जाते हैं H प्लस बच जाता है। फिर उसके बाद में ये जो फेरिक ऑक्साइड है वो नमी के साथ जुड़कर क्या बन लेता है Fe2O3.3H2O, जिसको वन वर्ड में तो बोलते हैं जंग, और वैसे अगर पूरा नाम बोले इसको तो पूरा नाम बोल सकते हैं जल योजित फेरिक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं? जल योजित फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि H2O का यहाँ पर योग हो गया तो जल योजित, और ये क्या हो गया फेरिक ऑक्साइड। तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड जो कि भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का, तो ऐसे कह सकते हैं कि भूरे रंग की जंग के रूप में अपन क्या करता है, ये दिखाई देता है। तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि लोहे पर जंग लगना जो है वो एक विद्युत रासायनिक शैल अभिक्रिया होती है। उसके बाद में तो लोहे पर जंग लगने के उपाय अगर देखे, उससे बचाने के उपाय देखे जाए तो सबसे पहले घरेलू उपाय के लिए कहा जाए अगर, तो अपन क्या करते हैं उसके ऊपर या तो तेल लगा देते हैं, या फिर क्या करते हैं ग्रीस लगा देते हैं, या फिर जो है उसके ऊपर क्या किया जाता है पेंट करवा देते हैं, पेंट मतलब कलर करवा देते हैं, कलर। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर लोहे की वस्तुओं पर अधिक क्रियाशील धातु लेकिन सस्ते धातु का लेपन कर दिया जाए, जैसे जिंक या मैग्नीशियम। मतलब तीसरा वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल लाइफ में आपको पता रहते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो जिंक या मैग्नीशियम, इनकी क्यों कर रहे हैं कोटिंग, क्योंकि ये दोनों लोहे से अधिक क्रियाशील और लोहे से सस्ते होते हैं। इसलिए क्या होंगे, जैसे ही इनकी परत लोहे की वस्तुओं पर चढ़ाई जाएगी तो ये लोहे से पहले ऑक्सीकृत हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि लोहा जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसका मतलब उसका बचाव हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने आज देखा कि ईंधन सेल जो क्या होता है और जो संसारण होता है वो क्या होता है। तो इस तरीके से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर जो लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर होंगे उनसे रिलेटेड जो कौन कौन सी क्वेश्चन इसके अंदर आ रखे हैं तो वो आपको कराएंगे। तो आप चैप्टर जो है उसके नोट्स प्रॉपर बना के रखें और बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।